सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्ट्रिलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। दोस्तों आवाज़ थोड़ी जो है आप लोगों को डिफरेंट लग सकती है, क्योंकि कल यानी कि सैटरडे वाले दिन मॉर्निंग में जो है मैं अपने घर आ गया था। तो गांव में तो थोड़ा इसकी वजह से मेरे पास में जो सेटअप होता है वहाँ पर वो पूरा सेटअप नहीं हो पाता है। तो नॉर्मल आवाज़ से डिफरेंट आवाज़ आप लोगों को लग सकती है, ठीक है। तो उसको एंजॉय कीजिएगा। और एक और छोटी सी बात, मतलब जो मेरी सिस्टर हैं उनके बच्चे भी हैं बाहर, तो बहुत उन्हें शोर शराबा हो सकता है कि थोड़ी बहुत आवाज़ आ जाए बीच बीच में। एक इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी के साथ में मैं स्टार्ट करूँगा लेक्चर। मेरी जो सिस्टर हैं उनका जो बेबी है, बेसिकली वो बैठा हुआ था मेरे पास में। दूसरा मतलब जो मैंने वीडियो डाली थी ना, उसके अलावा भी एक दूसरा जो दूसरी सिस्टर का बेबी है, ठीक है। तो बैठा हुआ था मेरे पास में, तो मैंने कहा बेटा बाहर जाओ, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो कहने लगा नहीं मामा जी मैं ही बैठ जाता हूँ, मैं बोलूँगा नहीं, मतलब थोड़ा तुतलाता है, बोला मैं बोलूँगा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। तो उसने क्या किया, बीच में खांसने स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा बेटा आवाज़ नहीं करनी है। तेरा आपने तो ये बोला था कि मतलब बोलना नहीं है, थात ने तो थोड़ी ना मना दिया था। मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। मैंने कहा ये देखो। तो यार बच्चे ना बड़े क्यूट होते हैं। तो मतलब जब भी मन करे अपना, कभी ऐसा ना मूड बड़ा टाइट सा हो रहा है, तो कोशिश करो आसपास में बच्चे हैं उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करो। यू विल फील कंफर्टेबल, मतलब अंदर से आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि उनकी जो हरकतें होती है ना, उनका जो एक तरीके से जो बचपना होता है, उनकी एक तरीके से जो उनकी बचकानी हरकतें होती हैं, मतलब यू विल एंजॉय इट यार। तो वो मुझे एकदम इंसिडेंट याद आ गया। तो अभी बार बार आ रहा था, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो बार बार उसको दरवाजे को थोड़ा खोल रहा है, झाँक रहा है, फिर चला जा रहा है। तो ये हरकतें करते हैं कई बार। चलिए कोई नहीं, अच्छा है। बाकी का जो लेक्चर है वो थोड़ा छोटा भी रहेगा, क्योंकि इंटरनेट की तो दिक्कत रहती है। जो भी चीज़ें बचेंगी वो फिर हम लोग देख लेंगे आगे। तो टेंशन नहीं लेने का, बस ये है कि आप लोगों का जो लेक्चर वो कंटिन्यू रहना चाहिए। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आप लोगों का जो कैलेंडर है, रिवाइज्ड कैलेंडर है, वो आ चुका है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। तो यहाँ पर जिसको अब डेट नहीं पता थी किसी भी एग्जाम की, सारी डेट आप लोगों के सामने है। इवन अगर बात करें तो यूपीएससी का जो मेंस है उसकी भी डेट अब आप लोगों के सामने आ चुकी है, जिसको लेकर कई सारे बच्चे बात कर रहे थे। तो 7 जनवरी है यहाँ पर इसकी डेट। तो अब आप लोगों के सामने एक एक दिन डिफाइन है, किस दिन आप लोगों का कौन सा एग्जाम होना है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब आप लोगों को पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। कोशिश ये करना, क्योंकि देख लो आप लोग यहाँ पर अक्टूबर 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टाइम ज़्यादा है नहीं है आप लोगों के पास में मेंस के लिए। तो इसलिए यहीं पर ही थोड़ा टाइम अभी देते रहना साथ साथ में। जिसको अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है अपना, कम से कम मेरे हिसाब से अगर मानो, अगर सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हो ना आप लोग, तो कम से कम आप लोगों को ये करना है कि एक क्वेश्चन आप लोग नॉर्मली जो जनरल स्टडी के जो 4 पेपर होते हैं उनमें से एक उठा लो डेली, कम से कम एक तो क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स भी अप्रोच कर रहा है तो उसके हिसाब से चलना। बाकी का एक क्वेश्चन कम से कम कोशिश करो कि अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका आप लोगों को लिखते रहना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, वरना उस टाइम पर यार फिर ना टाइम नहीं बचता है, और फिर ये बोलोगे ये क्या हो गया। तो अभी उस टाइम पर फिर बहुत सारी और भी चीज़ें कवर करने के लिए रहते हैं। तो अभी ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो वो लड़ चुके हैं आपस में, अभी आवाज़ आ रही है। अरे यार चलो कोई नहीं, एंजॉय करो। कभी कभी डिफरेंट ना, डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए। ये बेसिकली 3 4 इकट्ठे हो रखे हैं और पूरा झगड़ते रहते हैं पूरे टाइम। तो आवाज़ आ सकती है बीच बीच में, ठीक है। बोल गया था, मैंने कहा शांत रहना। चलिए जो भी है, तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ यार। देखो जब एक डेट डिफाइन होती है सामने तो पता रहता है, ठीक है। तो उनको अच्छे से आप लोगों को इंप्लीमेंट करके चलना है। तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है, माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखकर अगर चलोगे, एक एक दिन को ढंग से यूटिलाइज करना है। अब आप लोगों को ये बोले ना कि एक दिन नहीं पड़ेगा तो क्या मास्टर बन जाएगा, वो वाली बात साइड में निकाल देना। एक और इंपॉर्टेंट बात, अब एक्सरसाइज को चाहे पहले अब तक अपना पार्ट बनाया है लाइफ का, नहीं बनाया, अब जरूर बना लीजिएगा। क्योंकि एक्सरसाइज मॉर्निंग में एक बार कर लोगे ना यार, शाम तक आप लोगों के अंदर जो एनर्जी रहेगी ना, वो आप लोग खुद फील करोगे, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें अच्छे से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं यूपीएससी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बस यूपीएससी के बारे में बात कर रहा हूँ। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर यूपीएससी के ऊपर फोकस करते हो ओनली। यार ये स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यूपीएससी एक उदाहरण लेकर बता देता हूँ, ताकि क्योंकि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको एक रेफरेंस लेकर मैं आप लोगों को बात बताता हूँ। अगर किसी और एग्जाम की भी आप लोग तैयारी कर रहे होते हो तो उसको भी उसी तरीके से आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि टाइम को ढंग से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। एक्सरसाइज ये थोड़ा ना यूपीएससी वालों को ही करनी है, आपको नहीं करनी है, स्टेट पीसीएस वालों को नहीं करनी है। तो एक्सरसाइज तो आप लोगों को भी करनी है। एक्सरसाइज को लाइफ का पार्ट बनाकर चलोगे तो जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करोगे, ठीक है। तो आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे।
क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है बेब अल मंदेब के बारे में। आप लोगों को ये बताना है यहाँ पर कि कहाँ पर है, किसको कनेक्ट करता है, रेड सी को गल्फ ऑफ अकाबा के साथ में, या फिर रेड सी को गल्फ ऑफ एदन के साथ में, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ में, या रेड सी को गल्फ ऑफ ओमन के साथ में। तो ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर आप लोगों को दूंगा, अच्छे से फिर आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। मैप दिखाऊंगा भी उसको, और कभी भी कोई मैप आप लोगों को कवर करना हो तो कोशिश ये करनी है कि जब भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ जाए तो उसको तुरंत आप लोग जाकर मैप में अच्छे से नहीं आ रही है, ताकि लंबे समय तक याद रख पाएं। और एक और बात जो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों की जो मई मंथ की बेसिकली जो करंट अफेयर आने वाली है, जिसकी मैंने पीपीटी तैयार कर ली थी, वो आज नहीं हो पाई, क्योंकि आज मैं पहुंचूंगा अपनी जो लोकेशन पर, और उसके बाद में मैं या तो फिर उसको मंडे में या फिर ट्यूसडे में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और फिर इसी बीच में आप लोगों को फिर उसके अगले महीने की दी जाएगी। मैंने बोला था ना 3 महीने की एक साथ लेकर आता हूँ यार, वो लग रहा है मुझे थोड़ा सा उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर ये लगने लगता है कि मतलब कि एक तो लेंथी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो उसको फिर रिवीजन के लिए जब डालूंगा मैं कंबाइन करके, तब उसको डाल दूंगा बाद में। अभी फिलहाल एक एक महीने की देख लेते हैं। तो अभी जो फिलहाल मैं कवर कर लेता हूँ आप लोगों की ये वाली मई महीने की, ठीक है। फिर बीच में आप लोगों का क्या आ जाएगा, जून कंप्लीट हो जाएगा, फिर जून की कवर कर लेंगे, ठीक है। ये वाले जून की बात कर रहा हूँ, 2000 जो 2021 चल रहा है, ठीक है। तो 2021 वाली डाल दूंगा फिर उसकी, और फिर उसके बाद में फिर हम लोग आगे देख लेंगे जो जुलाई और अगस्त की बची हुई हैं, उनको हो सकता है उनको कंबाइन कर लूंगा, 2 तो हो सकती है 2 महीने की एक साथ में, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं सारी चीज़ें जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं कवर करा दूंगा, और जो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देकर चलनी है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है डेल्टा वायरस के बारे में। आप लोगों ने देखा डेल्टा जो वेरिएंट है अभी यहाँ पर डेल्टा प्लस हो गया है, तो इसको कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया गया है। आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑलरेडी सबके नाम दे दिए जा चुके हैं। अगर बात करें हमारी कंट्री का जो डेल्टा है, इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। और डेल्टा जो वेरिएंट है यहाँ पर ये मोस्ट जो ट्रांसमिसेबल, एक तरीके से ट्रांसमिसेबल बोला गया है कि एक तरीके से नहीं कि आराम से एक इंसान से दूसरे इंसान के पास में जा सकता है, और ये एक इंसान से तीसरे इंसान में, तो इस तरीके से काफ़ी लार्ज स्केल पर ये पहुंचेगा, और ये पहुंच भी रहा है 85 कंट्री में आज के में ऑल ओवर वर्ल्ड में। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने लार्ज स्केल पर ट्रांसमिट करता है, कि 85 कंट्री में ऑल ओवर वर्ल्ड में ये पहुंच चुका है। ये जो वेरिएंट है जिसका नाम इंडिया के अंदर से निकलने के बाद में इसका डेल्टा रखा था। जब ये नहीं कि इंडिया का वायरस ना बोलने लगे, क्योंकि चाइना का तो वायरस किसी ने बोला नहीं, अब इंडिया का ना वायरस बोलने लगे, इसलिए इनके नाम अलग अलग दे दिए। तो डेल्टा के भी आद में डेल्टा प्लस वर्जन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो डेल्टा प्लस जो है यहाँ पर वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी हमारी कंट्री में अलर्ट इशू कर दिया गया है सारे राज्यों को। और अच्छी बात यहाँ पर यह कि जो भी मेडिसिन प्रेजेंट टाइम पे ली जा रही है कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए, वो सारी मेडिसिन जो है मैक्सिमम, अगर जो हमारी कंट्री की 2 मेडिसिन है उनके बारे में बात करें, वो काम कर रही है इस वाले वेरिएंट के लिए भी। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई दूसरी दवाई आप लोगों को लेनी पड़ेगी। तो जो भी आप लोगों का डोज है उसको जाकर आप लोग जरूर लीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, तो WHO के द्वारा भी कंफर्म कर दिया गया। और बाकी याद रखना, अल्फा है यूके का, बीटा है जो अफ्रीका से आता है निकल के, गामा ये है साउथ अफ्रीका का, डेल्टा और कापा ये 2 इंडिया से जो निकल कर आए। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है एप्सिलॉन के बारे में, तो ये है यूएसए से रिलेटेड, लोटा यूएसए, जीटा ये ब्राजील, और थीटा है फिलीपीन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वेरिएंट हैं जिनको आप लोगों को मैच करने के लिए दे दिया जा सकता है, और बोलेंगे कि बताइए ये वेरिएंट किस कंट्री में लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजियाना नहीं है, एक तरीके से बोला जाए तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बोल सकते हैं, हालांकि काफ़ी इसके बारे में डिस्कस भी कर चुका हूँ, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। अभी ये बोला गया है हमारी कंट्री में 5 अगस्त 2019 में जब एक राज्य जिसका नाम जम्मू एंड कश्मीर है, हमने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो उसके बाद में फिर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर इलेक्शन करवाने हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि यहाँ पर इलेक्शन करवा देते हैं, तो यहाँ पर डिलिमिटेशन कराकर, डिलिमिटेशन क्या होता है उसके बारे में तो मैं बात करूँगा, पर लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा ये बोला गया कि यार इलेक्शन बाद में करवाना, पहले इसको राज्य बना दो। तुमने क्या किया, यहाँ पर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ कि हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया, वरना बहुत बार पहले ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने बहुत सारी यूनियन टेरिटरी को हम लोगों ने राज्य बनाया, पर लेकिन ये उसका अपोजिट हो गया। तो इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि पहले आप लोग इसको राज्य बनाइए,
तब जाकर चीज़ें सही रहेंगी। और बोला जा रहा है कि प्रोसीजर के अंदर यहाँ पर 7 मोर सीट अभी यहाँ पर ऐड की जाएंगी, जो कि करंट 83 असेंबली थी यहाँ पर, ठीक है। अभी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पॉपुलेशन अभी जो नहीं आ रही है हमारी कंट्री में, 2011 का सेंसस जो है वो यूज़ किया जाएगा। और आप लोगों को पता है कि जो भी यहाँ पर डिलिमिटेशन किया जाता है वो किसके बेस पर किया जाता है, पॉपुलेशन के बेस पर किया जाता है। डिलिमिटेशन होता क्या है जिसको नहीं पता है, डिलिमिटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको आप लोग एमएलए बोलते हैं, ठीक है, एमएलए बोलते हैं, तो यहाँ पर सांसद और जो विधायक है उनको कितना एरिया में कितने सांसद और कितने विधायक होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर, जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों को नॉर्मली बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट है 80। रीज़न क्या है, रीज़न ये है वहाँ की पॉपुलेशन। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है, पॉपुलेशन के बेस पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो कि विधान परिषद और जो हमारी कंट्री में जो श्री विधानसभा और विधान परिषद के बारे में बात कर लीजिए, इसी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात कर लीजिए, यहाँ पर जो सीट है उनका बंटवारा होता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिलिमिटेशन ये बताता है कि इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन है, इसके बेस पे इतनी सीट मिलेंगी। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन जो अपॉइंट किया जाता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में कोलैबोरेट करके यहां पर बेसिकली उससे यहाँ पर ये अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि जैसे नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइजर ले लेते हैं, तो ऐसे यहाँ पर ये काम करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। संविधान में इसके बारे में कुछ बातें मेंशन है। अगर बात की जाए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इक्वल सेगमेंट को, पॉपुलेशन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। ये नहीं कि मतलब पता चला एक एरिया में वहाँ पर 5 लाख लोग रहते हैं, वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक है, एक एरिया में 50,000 लोग रहते हैं, वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक है, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन जो काउंट की जाती है उसके पीछे ये पर्पज मेन नहीं रहता है कि किस तरीके से हम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो उसके बाद में किया जाता है फिर डिस्ट्रीब्यूट। अंडर एक्ट जो है यहाँ पर, सॉरी अंडर आर्टिकल जो है 82, इसमें पार्लियामेंट के हिसाब से डिलिमिटेशन एक्ट लाता है। और अगर बात करें आर्टिकल 170, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहाँ पर स्टेट के लिए बेसिकली डिलिमिटेशन लाया जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है ये हमारी कंट्री में बहुत पुराना है, इनके अंग्रेजों के जमाने का जेलर है। तो 1950s 1951 में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज थी वो लाई गई थी कि यहाँ डिलिमिटेशन होना चाहिए हमारे देश में। और यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है ये बनाया गया था 1952 में, ठीक है। तो अभी उसी पैटर्न को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए जो बोलते हैं ना नई पार्लियामेंट बना रहे हैं, उसके पीछे पर्पज क्या है, उसके पीछे ये पर्पज है ताकि आगे चलकर हम लोग चीज़ों को और इंप्रूव करके अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें। तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक आर्टिकल मैंने आप लोगों का बोला था कि संडे में कवर करूंगा, मुझे लग रहा है कि उसको मैं मंडे में कर लूंगा या फिर ट्यूसडे में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वो वाली दिक्कत हो जाती है क्योंकि नेट की प्रॉब्लम काफ़ी रहती है यार। तो जैसे ही शाम को मैं पहुंच जाऊंगा, टेंशन मत लो, शाम को पहुंच जाऊंगा तो फिर आप लोगों की कल से जो बेसिकली कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जो 1 kg आर्टिकल बचा हुआ है या फिर जो भी रिमेनिंग जो काम है PDF आप लोग की प्रोवाइड नहीं कराई मैंने, ठीक है। क्योंकि जल्दी जल्दी में निकला वहाँ से, तो फिर थोड़ा सा वो नहीं मतलब दिमाग में से चीज़ें निकल गई। तो वो PDF वगैरह मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और जो भी मतलब चीज़ें हैं वो आप लोगों की आज शाम तक नहीं तो फिर कल तो मैं पक्का प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आज शाम लेट हो गया जाने में, कि कई बार जामा मिल जाता है ना रास्ते में, तो उसमें चक्कर में फंस जाते हैं कई बार। तो देख लेंगे, मैं टेंशन मत लीजिए, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आप लोगों को अपना काम करना है, पढ़ाई करनी है, टेस्ट लगाना है, आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है, आप लोग उस पर फोकस कीजिए। जो मेरा काम होता है मैं उस पर कर लूँगा फोकस, टेंशन मत लेना। और बाकी तो देखते हैं जो भी चलेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी बात करें, फार्मर जो हैं उनके 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं जब से प्रोटेस्ट चल रहा था। अभी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि ये बोला गया फार्मर के द्वारा, अगर इसी तरीके से कंडीशन चलती रही गवर्नमेंट की तो हम लोग 2024 तक भी कंटिन्यू हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन है। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, जब आसपास में इलेक्शन होते हैं, अगर कोई प्रोटेस्ट हो जाए तो उस टाइम पर पूरी सचेत रहती है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है यार प्रोटेस्ट ज़्यादा ना बढ़ जाए। क्योंकि अभी लग रहा है कि इलेक्शन दूर है थोड़ी, तो इसके चलते जो थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर भी करते हैं। सेम काम यहाँ पर जैसे कि कांग्रेस के द्वारा किया गया था, क्या करते हैं कि बेसिकली इसे कोई लग रहा है कि पास में इलेक्शन आ रहा है और यहाँ पर एकदम प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है ताकि इलेक्शन पर उसका इंपैक्ट न देखने को मिले। तो ये फंडा है। तो किसान ये कह रहे हैं कि कब तक आखिर इग्नोर करोगे, तो हम जो है यहाँ पर तब तक लगे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी, और हो सके तो 2024 तक भी हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बोला गया कि 186 करोड़ एक तरीके से जो डोजेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी
अगर ओवरऑल हम लोग 18 साल से ऊपर के बच्चों को, या फिर बच्चे क्या बोले, लोगों को बोलेंगे, 18 साल से और 44 साल के बीच का अगर हम लोग बात करिएगा, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बहुत लार्ज स्केल पर डोजेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और जिसमें फ्री प्रोवाइड कराने की बात की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। याद रखिएगा, हेल्थ जो होता है वो हमारी कंट्री में वो बेसिकली स्टेट कैटेगरी के अंडर आता है 7th शेड्यूल में हेल्थ सब्जेक्ट पर। लेकिन अगर कोई बीमारी ऐसी है जो कि इंटर स्टेट ट्रांसमिशन कर रही है, जैसे कोरोना वायरस इंटर स्टेट का, ये इंटर कंट्री होगी, हो सकता है पता चला कल को चांद पर कोई जाके रहने लगा, चांद पर भी कोरोना वायरस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये अभी काफी लार्ज स्केल पर ट्रांसमिट हो चुका है, तो यहाँ पर सेंटर भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो सेंटर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो सेंट्रल और गवर्नमेंट जो संघवाद का ढांचा है उसके तहत अगर मिलकर काम करें तो सही चीजों को सही तरीके से टैकल किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर काफी अच्छे से काम कर रही है ताकि सारी चीजें ढंग से अवेलेबल कराई जा सके। खासकर बच्चों के लिए भी सोचा जा रहा है कि हाँ किस तरीके से बच्चों को कवर करना है, तो सारी सही तरीके से चीजें चलेंगी तभी जाकर हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ये बोला जा रहा है कि अभी यहाँ पर जल्दी हमारे पास में खासकर 31 जुलाई तक बोला जा रहा है कि 51 करोड़ के करीब हमारे पास में डोजेज होंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, आराम आराम से चलेंगी। पर हाँ ये कि आप लोगों को जब भी टाइम मिले या आप लोगों का जब भी नंबर आए, आप लोग अपना जो डोज है मेडिसिन का वो जरूर लीजिएगा। ये रिक्वेस्ट मान लीजिए एक तरीके से, क्योंकि बॉडी को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से वायरस जो है वो अपना वर्जन बढ़ा रहा है, तो आप नहीं कहते कि यू हैव टू बी प्रिपेयर, तो आप लोगों को भी एक तरीके से तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए। ओके, अगर बात की जाए ज़िंदगी में किसको दिक्कत क्या क्या है, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। ये पर्टिकुलर पर्सन अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं और ये वेट कर रहे हैं कि कोई ग्राहक आए, वो भी इस पानी में, ठीक है। तो ये देखिए, जिसको लगता है ना ज़िंदगी में दिक्कत मुझे, ये बस हर एक इंसान को कोई ना कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। बस थोड़ा सा ये देखना है कि उस दिक्कत को आप लोगों को टैकल कैसे करना है। मैंने जिन दुनिया में कितने गम है, मेरे गम कितने गम है, औरों के गम देखे तो मैं अपना गम भूल गया। तो ये रियलिटी है। जब आप लोग किसी और की चीज़ें देखोगे ना, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है दुनिया में जिसको आप लोग अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते अगर ढंग से बोला जाए तो, ठीक है। तो इसलिए जो भी चीज़ें आपको मिली हुई है उनके लिए शुक्रगुजार रहिए हमेशा, और कोशिश ये कीजिए कि उस चीज़ को ढंग से यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि किसी न किसी की मेहनत की वजह से, आपके माँ बाप हो गए, उनकी मेहनत की वजह से वो चीज़ आप लोगों को मिली हुई है, ठीक है। तो इसीलिए उनको एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से यूज़ कीजिए। नॉर्मली मैं आप लोगों को ये बात बोलता हूँ और मुझे हमेशा वो अच्छी भी लगती है। अय्यासी करनी है ना ज़िंदगी में, पैसे उड़ाने हैं, कुछ एक तरीके से खरीदना है, कुछ भी करना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, ठीक है। ये वो नहीं कि एक मोबाइल है एक और खरीदना है, हालांकि ये नहीं करना चाहिए, रिक्वायरमेंट की चीज़ें लेनी चाहिए। पर फिर भी लगता है कि यार ऐसी ज़िंदगी जीनी है एक बार को, तो वो काम हमेशा अपनी कमाई से करो, ठीक है। कभी भी माँ बाप की कमाई से नहीं, क्योंकि माँ बाप की कमाई जो है वो आवश्यकता पूर्ति करने के लिए होती है। इंजॉय करना है तो अपनी कमाई से करो। वो कोटेशन उल्टी नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप की कमाई में मजे ले जाते हैं, अपनी में तो बस काम चलता है। अगर वो वाली ज़िंदगी जीने के मूड में हो तो बहुत गलत डायरेक्शन में चल रहे हो, अपनी कमाई से मजे ले जाते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। आगे बात करते हैं, बात की जा रही है हमारी कंट्री में बेसिकली आर्मी के बारे में। तो आर्मी जो है दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है LAC, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग एक बताइए, इंडिया और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में जो बाउंड्री है दोनों के बीच में, वो कहाँ पर देखने को मिलेगी? जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, सॉरी इंडिया और चाइना के बीच में, अरुणाचल प्रदेश वाले बीच जो एरिया में जो लाइन है उसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि चाइना उसको कई बार ये बोलता है स्टेपल वीज़ा देता है वहाँ पर। स्टेपल वीज़ा का मतलब होता है कि आप लोगों को वीज़ा लेने की ज़्यादा जरूरत है नहीं है, आपका ही देश है, अपने अंदर आ जाइए। तो ऐसी हरकतें बदतमीजी वाली चाइना करता रहता है अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के लिए। अभी बात करें हमारी कंट्री में क्या कर रहे हैं, देखो सामने वाला कुत्ते की पूंछ है, कितने भी दिन उल्की में रखो निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। अब चाइना ऐसा है, तो हम लोगों को क्या करना है, अपने आप को तैयार कर लेना है। तो सीधा सीधा मतलब है कि जब बदतमीजी काट रहा है तो अपने आप को तैयार कर लो भैया, कोई बदतमीजी करे तो अपने रोक सको। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, चेतक और इसी के साथ में चीता, ठीक है। तो चेतक और चीता ये दो जो सुनने में तो काफी अच्छे लग रहे हैं कि चेतक और चीता, पर इनको हम लोग अपनी फोर्स से निकाल रहे हैं क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेतक और चीता को हटाकर हम लोग क्या लेकर आ रहे हैं, ALH इनके एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। तो ये कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं ताकि अपनी जो बाउंड्री है उसको हम लोग ढंग से इंजॉय कर सकें और कहीं ना कहीं चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया सके सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो है वो भी यहाँ पर जो इंडिजिनसली डेवलप किया गया उसको भी हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। इसी के साथ में मीडियम एल्टीट्यूड, लॉन्ग और इसी की इंड्योरेंस जो बात की जा रही है जिसको मेल का नाम दिया गया है, ये देखने को मिलेगा। अनमैन्ड एयर व्हीकल देखने को मिलेगा। इसराइल के साथ भी हम जो मिलकर काम कर रहे हैं कई सारे ड्रोन वगैरह चीज़ों में, ताकि अपनी कंट्री को हम लोग चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकें, ठीक है। 75% के करीब जो आर्मी फ्लीट है ऑफ चेतक और चीता का है, तो उसको रिप्लेस करेंगे तो उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो बोला गया कि
30 ईयर ओल्ड हो चुके हैं और 50 ईयर ओल्ड हो चुके हैं। तो इसको रिप्लेस करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा नसरुद्दीन की एक मूवी है, उसमें जो कॉमन मैन रहता है, ठीक है, और एक बिल्डिंग के ऊपर ले जाकर धरकर अपना पूरा सामान पूरा नचा देता है गवर्नमेंट को, देखा होगा ना आप लोगों ने। वो वाली मूवी नाम निकल गया माइंड से, नाम बताना। तो वो वाली मूवी में क्या कहता है, उसने बोला कि कौन सा मोबाइल ले रखे हो, तो बोलता है कि अभी N70 था शायद, आई थिंक, ठीक है, कह रहा है कि ये तो 6 महीने पुराना हो गया, कोई लेटेस्ट देखो। तो उसका बोलने का मतलब ये था कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है यार जो इतनी जल्दी पुरानी होती है जिसकी कुछ हद नहीं है, उसमें इतने सारे इनोवेशन चलते रहते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। तो इनोवेटिव जो चीज़ें सामने आती रहती है, तो लेटेस्ट इनोवेशन अगर यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, खासकर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से बात करें तो। इसलिए बोला जाता है कि सिक्योरिटी में अगर आप लोग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो भी पुरानी, तो सामने वाला तो पूरा लेटेस्ट चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा कि लेटेस्ट वर्जन चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारी कंट्री में काफ़ी कुछ जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं HAL के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में आज की डेट में हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो अपना खुद से बनाकर चीज़ें दे रही है। तो जितने भी मैक्सिमम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैं ये लगभग हमारी कंट्री में सारे जो हैं कौन बना रहा है, ये बना रहा है हमारी कंट्री में HAL, ठीक है। तो इसके फायदा क्या है कि बाहर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ रही है, अपनी कंट्री के अंदर बना रहे हैं, कुछ भी उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए पता चला HAL हम लोगों ने खरीदा, ठीक है, रसिया से। अब रसिया ने हमको भी HAL बेच दिया, और वही HAL बोल रहा हूँ ये ALH, ठीक है, तो जो कि बोलते हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ये हम लोगों ने खरीदा मान लीजिए रसिया से। अब रसिया ने तो उसको यूज़ किया, रसिया ने खुद ने यूज़ कर लिया, उसके बाद में फिर उन्होंने हमको बेच दिया, उसके बाद में पाकिस्तान को बेच दिया। अब पाकिस्तान को बताया कि इनके पास में हथियार है, इसकी रेंज क्या है, इसके पास में हथियार है, इसकी पावर क्या है, क्योंकि उसके पास में भी ऑलरेडी है, तो उसको पता है वो सारी चीज़ें। तो इसलिए बोला ये जाता है कि जो डिफेंस के इक्विपमेंट हैं वो हमारे पास में हमारे रहने चाहिए, किसी दूसरी कंट्री के नहीं। तो ये इसी के लिए यहाँ पर चीज़ों को बोला जाता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर निकल कर आती है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर BEST के बारे में बात की जा रही है। इसको बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिम मुंबई इलेक्ट्रिक जो बेसिकली इलेक्ट्रिक सप्लाई ट्रांसपोर्ट। तो अभी यहाँ पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा, जिसको MACT बोलते हैं आप लोग यहाँ पर, इसके द्वारा डायरेक्ट किया गया BEST को अंडर की पे करना है उसको कंपनसेशन 4 लाख का, ठीक है, टू ए पर्सन जो कि सफ़र करा है 53% डिसेबिलिटी। जब यहाँ पर एक बस से जंप करा था सिग्नल पर, तो वहाँ पर नहीं कि रोके नहीं और फिर कुछ एक्सीडेंट टाइप में हो जाए, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है, ताकि चीज़ों को नॉर्मल तरीके से रखा जा सके, ताकि एक तरीके से जो भी डिपार्टमेंट है वो ढंग से काम करे। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये बातें की जा रही है। तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, बेसिकली ज़्यादा नहीं है। अभी हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब हैं वो ग्रीस में यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ग्रीस की विजिट पर है यहाँ पर ये, तो ग्रीस में विजिट और इसी के साथ में मतलब आसपास वाले एरिया में घूमे, यहाँ पर साइप्रस में अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी यानी कि आने वाले टाइम में कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, एक अलग तरीके से जो वर्ल्ड का नेचर चेंज हो रहा है, तो हमको भी अपना नेचर चेंज करना पड़ता है टाइम के हिसाब से। टाइम जैसे चेंज हो रहा है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार ये बोला जाता है कि जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, आप लोग घर पे बोलोगे अपने मम्मी पापा को ये नई टेक्नोलॉजी आई है, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, कई बार जो थोड़े से जो नई टेक्नोलॉजी को लेकर इंथुजास्टिक रहते हैं, तो बोलते हैं कि सिखाओ यार हमको भी क्या है। मैक्सिमम उनको और भी काम रहते हैं, बहुत सारी इतनी अपनी ज़िंदगी बिजी रहते हैं, तो उसको इग्नोर करते हैं कि छोड़ो ठीक है कर लो, तुमको इन्जॉय कर लो, ठीक है। पर लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अगर इसके साथ में उन्हें क्या समय के साथ में कदम से कदम मिलाकर चला जाए कि हाँ आज ऐसा टाइम है, अभी फिलहाल इंटरनेट सीखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है सबको, जिसको नहीं आता है कैसे इसको यूज़ करना चाहिए। आज के में टीवी काफ़ी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है आज के टाइम में यूट्यूब पे है, मैक्सिमम जनता बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसके चलते वो सारी चीज़ें हैं कि हाँ टेक्नोलॉजी के साथ में, ठीक है, आज के टाइम में जैसे कि सोसाइटी में रह रहे हैं, तो जो क्रैक करने का जो एक तरीके से पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बैठा है और वहाँ पर उसके साथ में कोई उसका दोस्त आ गया जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, ठीक है, तीसरा कोई पर्सन है कोई जो कि बाहर का है, अगर वो आपस में जो क्रैक करने लगेंगे तो सामने वाले वो हंसते रहेंगे दबाकर, तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कई बार कि ये क्यों हंस दिए इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अलग तरीके की चीज़ हो जाती हैं, तो वो माहौल का डिफरेंस पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि जिस माहौल में रहते हो वहाँ पर उसी तरीके से ढल जाना चाहिए। तो वही सारी बातें हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। बाकी आगे चलते हैं, यूएसए के बारे में बात की जाए तो यूएसए के अंदर अभी फिलहाल जो है अफगानिस्तान की जो एक तरीके से हरकत हो रखी है यूएसए कंट्रोल में, तो वो अभी यहाँ पर खस्ता होने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है गनी साहब, वो बोले यहाँ पर जो बाइडन को यार कुछ करो इलाज, ये क्या तरीका ढूंढ दियो, क्योंकि वो यहाँ से निकलने की बात कर रहा है बिना कोई सोल्यूशन निकाले हुए। और अभी जो यहाँ से निकलने की बात कर रहा है उसके चलते एक कंडीशन ये निकल के आ रही है कि चीज़ों को कैसे यहाँ पर नॉर्मल करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में तालिबान पूरा कंट्रोल ले रहा है।
तो ये अब आगे आने वाले टाइम में अगर यहाँ से निकल के जाना है तो शांति बना के कैसे रखनी है, तो वो वाला मुद्दा है यहाँ पर मेनली अभी, ठीक है। तो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने देखी थी, तो 9th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस थी वो। तो अफगानिस्तान में शांति कैसे बनाकर रखनी है उसके लिए वो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराई जाती है। कहाँ पर कंडक्ट कराई गई थी, रिवीजन कर लीजिए, बताइए कहाँ पर कंडक्ट कराई गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बेसिकली थोड़ी थोड़ी पता होना चाहिए, स्टेटमेंट देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेटो है वो यहाँ पर, और इसी के साथ में जो यूएसए है वो यहाँ पर काम करते हैं। तो इसके चलते अब दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, तो फिर कैसे नॉर्मलसी रखनी है, तो वो सोचने वाला मुद्दा थोड़ा है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी एक तरीके से वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। वैक्सीन हेजिटेंसी क्या होती है यार? ये वैक्सीन हेजिटेंसी होती है जब दवाई है और उसको लोग लेने से मना करते हैं। तो अभी बोला जा रहा है कि काफ़ी गांव वाले एरिया ऐसे हैं रूरल इंडिया के अंदर जो वैक्सीन हेजिटेंसी देखने को मिलती है। आप लोगों को याद होगा मैंने उड़ीसा के बारे में बताया था, उड़ीसा के अंदर एक गाँव था जहाँ पर बोला गया था वैक्सीन जो देने के लिए ऑफिशियल पहुंचे, पर लेकिन पूरा का पूरा गांव जो था वहां से चंपत हो गया, यानी कि पूरा गांव वहां से निकल गया। उनको ये लग रहा है कि पता नहीं क्या देने आ रहा है, जबरदस्ती करेंगे हमारे साथ में। तो ये देखिए, एक तो है कि बीमारी आ गई बहुत बड़ी, कोई महामारी, हमारे पास में दवाई नहीं है उसकी, एक तो वो दिक्कत है, ठीक है। एक है कि बीमारी आ गई है, दवाई है और लोग ले नहीं रहे हैं, तो सेकंड वाली सिचुएशन खतरनाक हो जाती है। इसको बोलते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी, यानी कि हेजिटेट हो रहा है वैक्सीन लेने में कि ये दिक्कत तो नहीं कर देगी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में उसके लिए कई सारे भ्रम फैल चुके हैं कि सोसाइटी में कि ये दवाई तो यार ये तो इंसान को 2 साल बाद मार देगी, ये दवाई तो इंसान को नपुंसक बना देगी, ऐसी बातें चल रही हैं। कोई बोल रहा है ये दवाई जो है कुछ दिनों बाद लेने में आपकी दिल की धड़कन जो है वो आराम आराम से कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और आप लोगों की डेथ हो जाएगी। मतलब बहुत सारी ऐसी फालतू की चीजें जिनकी ना कोई सर है ना कोई पैर है, वो जब मार्केट में तैरने लगे तो मार्केट में अवेलेबल रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। इसके चलते फिर दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट में रिसोर्स है, यूज ही नहीं कर रहे हैं, मरना पसंद है पर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इसके बारे में आप लोगों को, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर बात की जा रही है कि अगर कोई बैक्टीरिया है तो बोला जा रहा है वाई बैक्टीरिया डेवलप मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली मल्टी ड्रग यानी कि कई सारी दवाइयां लेने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, मल्टी ड्रग बोल देते हैं। पहले कोई दवाई दी गई एक इंसान को, उस इंसान को फीवर था, डॉक्टर ने बोला 5 दिन तक दवाई खानी है। इंसान बोला 2 दिन दवाई लेने के बाद में सही तो लग रहा हूं, क्या करना है, फेंक दी दवाई उठाकर। 2 दिन फिर यहां पर क्या पता चला, 1 हफ्ते बाद फिर बीमार हो गया। अब पहले जो दवाई से ठीक हुआ था उससे ठीक नहीं होगा, अब इसको और हायर डोज आप लोगों को देना पड़ेगा। अब ये जो हायर डोज है, डॉक्टर ने बोला अब इसको 8 दिन कम से कम खाना। ये 5 दिन बाद इसको फिर लगा कि यार अब ठीक हो गया, ठीक है, तो इसने फिर 3 दिन की दवाइयां फेंक दी। तो गलत काम, फिर से यहां पर पता चला यहां पर 10 दिन बाद फिर से बीमार हो गया। अब ये क्या हो रहा है कि जो पहला डोज इसको दिया जा रहा था वो वाला डोज उसको जो है वो काम नहीं कर रहा है, हायर डोज यहां पर देना पड़ रहा है, और वो हायर डोज होने की वजह से उसकी बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है पुराने डोज की, उस पर काम नहीं करेगा। समझने के लिए नॉर्मल सा उदाहरण है, अगर आप लोग रूम में पहले अगर जैसे कि पहले कछुआ छाप टाइप का जला देते थे, उससे मच्छर भाग जाते थे। आज की डेट में हायर डोज आ रहे हैं, उसके भी अलग अलग तरीके के आ रहे हैं ताकि मच्छरों को भगाया जा सके, पर मच्छर कुछ टाइम में हैबिट डेवलप कर लेता है। जो कमजोर होते हैं तो मर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ताकतवर जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, एक बैलेंस डाइट लेते हैं, ऐसे मच्छर भी होते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, उनको फिर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो तो एंजॉय करने लगेंगे, उसको उनको लगेगा ये क्या दिला रहे हो, इसको तो हम एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो उन्हें के एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है उस चीज को लेकर। तो इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर क्यों ना हो, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लें, ये जो न्यूज़ है यहाँ पर बात की जा रही है ईडी के बारे में, इसको बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसके लिए डायरेक्ट कोई एग्जाम नहीं होता है, अलग अलग सर्विसेज है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। तो यहाँ से लोग निकल कर जाते हैं, हमारी कंट्री में फाइनेंशियल मैटर किस तरीके से चल रहा है, उसको कैसे सही डायरेक्शन दी जा सकती है, उसके बारे में ये बात करते हैं। तो अभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारी कंट्री में, उनमें काफ़ी सारी दिक्कत अभी देखने को मिली, तो उसी के चलते क्या प्रॉब्लम निकल के आ रही है, तो क्या दिक्कत हो रही है उसके चलते दिक्कत ये हो रही है कि बहुत सारे जो लोगों का एनपीए हो गया था, पैसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्यों कई सारे लोग यहाँ पर पैसा लेकर भागे, मेहुल चोकसी टाइप के लोग, तो कई सारी ऐसी दिक्कतें देखने को मिली। तो अभी बात यह है कि कैसे यहाँ पर पैसा रिटर्न आना है। तो बहुत सारा पैसा जो था यहाँ पर अभी गवर्नमेंट के द्वारा देखा कि इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा 18,000 करोड़ के करीब यहाँ पर अभी जब्त किया गया, ठीक है। तो उसको कैसे आगे यूटिलाइज करना है, जिस बैंक का जो पैसा था कितना उनको वापस मिलने वाला है, तो वही प्रोसीजर जो है उसी को यहाँ पर बेसिकली इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। क्योंकि देखिए बैंक जो होता है ना यार, वो एक का मीडियम होता है, ठीक है। आपका पैसा बैंक में गया, ठीक है, आप लोगों ने अपना पैसा बैंक में धरा, और बैंक ने क्या किया, आप लोगों का पैसा जो है किसी इंडस्ट्री वगैरह को दे दिया। आप लोगों को मान लीजिए बैंक जो है इंटरेस्ट दे रहा है 4%, यहां से ले लिया इसने 8%, तो 4% क्या किया उसने, 4% अपना इंटरेस्ट रखा। इसमें एटीएम चल रहे हैं, बिजली का बिल आ रहा है, मशीन जो फोटोकॉपी मशीन चल रही है वहां पर, या फिर इनका जो खर्चा चल रहा है, तो अपना खर्चा निकाल लिया उसने 4% में, 4% आप लोगों को रिटर्न दे दिया। बैंक थोड़ी ना इसके पास में जादू की झड़ी है कि आप लोग पैसे धर दिया और वहां बढ़ता जा रहा है, नहीं, वो उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे दे देता है।
पहले जब तक मैं जानता नहीं था ना, छोटे छोटे बच्चे होते तो मुझे लगता बैंक में पैसा क्यों धरते हैं यार, मतलब बैंक में ना पैसा बनता है, वो ना बड़ा बड़ा कर देता है तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पर लेकिन फिर पता चला अच्छा यहाँ से पैसा कमाता है, तो ये बातें समझ में आती है, तो फिर चीज़ें और माइंड में क्लियर होने लगती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। तो मस्त कहने का मतलब ये कि माइंड में क्लैरिटी अगर कॉन्सेप्ट की एक बार आनी स्टार्ट होगी ना जिंदगी में, तो फिर चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। जब ये पता चल गया ये हो रहा है क्यों हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए आप लोग कोई चीज़ें आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करो कि उसके कॉन्सेप्ट के पीछे जाओ। आप लोग क्या करते हो, उसको ऊपर ऊपर से देखकर रटने की कोशिश करने लगते हो, वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इसके चलते याद रखना। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो पूछा था मैंने, बात कहते थे बैब अल मनदेव के बारे में। ठीक है, तो ये किस किस को कनेक्ट करता है ये आप लोग को बताना है। तो इसको देख लेते हैं एक बार मैप में, आप लोग चलकर समझ पाएंगे। तो ये है एग्जैक्ट लोकेशन, तो ये हो गया रेड सी यहाँ पर, और ये हो गया गल्फ ऑफ एदन। ठीक है, तो क्या हो गया, रेड सी हो गया और गल्फ ऑफ एदन हो गया। तो आंसर तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया इसका बी। पर लेकिन आसपास वाले रीजन भी आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग इसको ढंग से देखा कीजिए। यहाँ पर आप लोगों ने सुएज कैनाल देखी जो काफी ज्यादा न्यूज में थी। तो सुएज कैनाल पूछने लगे किस किस को कनेक्ट करती है, तो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ में कनेक्ट करती है। तो ये सुएज कैनाल याद रखना, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ में कनेक्ट करती है। इजिप्ट वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया पर्शियन गल्फ, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज, बहुत बार पूछा जाता है। उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमन। ठीक है, तो स्टेट ऑफ हार्मुज किस किस को टच करता है, किस किस को कनेक्ट करता है, तो ये इस पर्शियन गल्फ और यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमन को ये कनेक्ट करता है। और अरेबियन सी में आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं यहाँ पर जिसके बारे में याद रख सकते हैं। चलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती है बताइए, चलिए जो भी आप लोगों को पता है इसके बारे में। तो ये सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली न्यूज में रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि आज पूछ ले गए तो आगे नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन इनके लिए बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी पुरानी वीडियो के रिवीजन कर लीजिए, जो भी आप लोग करंट अफेयर तैयार करवा रखी है आप लोग की, अगस्त से लेके अभी मई तक की करंट अफेयर हो चुकी है, तो उनको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे। पीडीएफ आप लोग यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, ये है टेलीग्राम, और बाकी का जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा आज शाम तक, या फिर मैंने कल बोला है आप लोगों को, क्योंकि आज पहुंचूंगा मैं यहाँ से निकलूंगा तो फिर टाइम पर पहुंचूंगा, तब आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई भी डाउट रहा, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत है तो बताइएगा। लेक्चर को क्या रेट करेंगे, क्या कोई कमी है उसके बारे में बताइएगा, और जो एस्से दिया था लिखने के लिए उसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।